कहानी के शुरुआत में हम हमारी मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम वांचू है। उसके स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उसे घर से निकाल देते हैं। वह काफी छोटी थी। उसके स्टेप मॉम उसे साफ साफ कह देती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स का जो कुछ है वह मैंने इनहेरिट कर लिया है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। वो उसका सामान और उसे बाहर निकाल देते हैं। अब वो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है और काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और हमेशा की तरह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा मेन लीड मिस्टर शेन ये आ जाते हैं। वो उससे पूछता है काफी तेज बारिश हो रही, तुम अकेले इस सड़क पर क्या कर रही हो? जहाँ पर वो बताती है कि अब मेरे पेरेंट्स दुनिया में नहीं है, मेरे पास कोई भी घर नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाता हूँ और मैं तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तुम मेरे साथ रह सकती हो। वो उसका हाथ थाम लेती है और वो उसे कैरी करके अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर वांचू सोच रही होती है अब अंकल शेन ये उसकी फैमिली है जिससे वो अपना सब कुछ समझती थी। अब मिस्टर शेन यहाँ पर देख रहे होते हैं कि वांचू ने काफी सफर किया होता है। वो रात को डर रही होती है तो असिस्टेंट साथ में ये भी जानकारी दे देता है कि ये वही लड़की है, कंफर्म हो चुका है, इसने काफी अरसा पहले आपकी जान बचाई थी, इसका नाम वांचू है। तो वो कहता है फाइनली मुझे वो लड़की मिल गई जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो हमें यहाँ दिखाया जाता है पास्ट का सीन जहाँ पर मिस्टर शेन ये घायल होते हैं और वांचू उसकी जान बचाती है, उसके केयर करती है। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि कार एक्सीडेंट में इसके पेरेंट्स मारे गए थे और ये फैमिली ने इसका सब कुछ उससे छीन लिया है। तो वो उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि आज के बाद इसे कोई भी तकलीफ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें वांचू को दिखाया जाता है वो शूटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है जहाँ पर उसका कोई भी निशाना ठीक से नहीं लगता है, मगर सब गार्ड्स उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो वो कहती है कि मेरे निशाने काफी अच्छे हैं, मुझसे कौन कंपटीशन करना चाहेगा। वो लोग तो हैरान हो जाते हैं और उसकी झूठी तारीफ करने लग जाते हैं कि आप तो इतनी अच्छी हो, हमारा आपसे कोई कंपटीशन नहीं है, आप ऐसे हमें ह्यूमिलिएट न करो। उसके बाद उसे एक सीन याद आता है कि एक्चुअल में उसने शूटिंग प्रैक्टिस क्यों स्टार्ट किया था। जब मिस्टर शेन ये शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे तो वांचू उसके पास आती है और कहती है कि मास्टर क्या आप मुझे सिखाओगे? तो वो उसे कहता है कि गन्स को हैंडल करना इतना इजी नहीं है। वो अपनी शर्ट उतारता है, यह देखकर वो काफी शाय फील कर रही होती है। फिर उसे अपने बैंक पे मार्क्स दिखाता है गन के और उसे कहता है कि तुम्हें हर्ट होने के लिए प्रिपेयर रहना होगा, अगर तुम ये सीखना चाहती हो। वो उन्हें टच करके देखती है। वो उसे कहती है कि मुझे डर नहीं लगेगा, मैं सिर्फ सीखना चाहती हूँ। वो उसे कहता है कि तुम तो काफी ब्रेव निकली, तो चलो इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और उसे वो गन को होल्ड करना सिखाने लगता है और उसे बताता है कि कब शूट करना है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे मिस्टर शेन ये की काफी याद आ रही होती है और वो सोचती है कि 2 हफ्ते हो चुके हैं मिस्टर शेन ये अभी तक घर नहीं लौटे हैं, वो कब तक आएंगे? मैं काफी बोर फील कर रही हूँ। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि वो शायद आज वापस घर आ जाएंगे। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है कि फाइनली वो वापस आ रहा है और एक्साइटेड होके घर की तरफ जाती है। वो अच्छा सा ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और उसके बाद वो मिस्टर शेन ये के लिए स्पेशल डिनर भी प्रिपेयर कराती है और उसका वेट करने लगती है। लेकिन काफी रात बीत जाती है, वो अभी तक नहीं आता। तो वो काफी चिंता करने लगती है और अब मेड से पूछने लगती है कि काफी देर हो चुकी है, मिस्टर शेन ये अभी तक नहीं आए। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें जाके सोना चाहिए, तुम रेस्ट कर लो, काफी रात हो चुकी है, वो शायद आज नहीं आएंगे। अब वो सोने जाती है लेकिन इतने में उसे किसी के आने की आवाज आती है। तो वो सोचती है कि मास्टर शेन ये कहीं आ तो नहीं गए। वो एक्साइटेड होके बाहर निकलती है लेकिन वो देखती है मास्टर शेन ये ठीक नहीं दिख रहे हैं। वो उनसे पूछने लग जाती है कि आपको क्या हुआ है? उसने काफी ड्रिंक कर ली थी जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। वो उसे चेक करने लगती है और वो काफी गर्म होता है। वो सोचती है कि शायद इसे फीवर हो चुका है। वो उठ के मेडिसिन लेने जा रही होती है लेकिन मास्टर शेन ये उसे पकड़ लेता है और उसे गौर से देखता है। यहाँ पर वांचू भी समझ जाती है कि उसे ड्रग दिया गया है। उसके बाद ड्रग की वजह से वो वांचू को किस करने
करने लग जाता है। उससे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता। वांचू उसे रोक भी रही होती है कि वो ये सब क्या कर रहा है, लेकिन वो नहीं रुकता है और वो वांचू से फिजिकल हो जाता है। वांचू काफी परेशान होती है कि अब मैं क्या करूं, अगर मास्टर को ये पता चला कि उसने मेरे साथ क्या किया है तो वो काफी एम्बैरेस होगा। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रूम में आकर वो काफी कंफ्यूज होती है और सो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम वॉन्ची और मास्टर सेनक्यो को देखते हैं। वो दोनों किस कर रहे होते हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। मास्टर सेनक्यो उससे पूछता है कि क्या तुम कंटिन्यू करना चाहती हो, तो वो उसे किस करने लग जाती है। एंड यहाँ काफी रोमांस के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये तो वॉन्चू का एक सपना था। तो उठ के काफी कंफ्यूज होती है कि आखिर मुझे ऐसा सपना क्यों आया। वो इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो जल्दी से अपना बैग पैक करने लगती है। वो सोचती है कि वो मास्टर सेनक्यो को ना ही देखे तो बेहतर है। वो उनका सामना कैसे कर सकती है। रात जो हुआ है उसके बाद वो बैग पैक करके जाने लगती है, लेकिन इतने में मास्टर आता है और उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, जहाँ पर वो कहती है अच्छा आप वापस आ गए। वो बहाना बनाने लगती है और डर भी रही होती है। सेनक्यो की नजर पड़ती है उसके नेक पर और वो मार्क देखकर हैरान होता है और कहता है क्या तुम्हें किसी ने टच किया। वो काफी कंफ्यूज हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि मास्टर सेनक्यो को तो रात का कुछ भी याद नहीं है कि रात उन्होंने क्या किया था। मैं उसे नहीं बता सकती हूँ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। वो झूठ बोल देती है। वो उसे कह देती है कि ये मॉस्किटो बाइट है, बट वो उसकी बात का विश्वास नहीं करता और गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो और इस तरह पैकिंग करके तुम कहाँ जा रही हो। वो कंफ्यूज होती है तो वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो परेशान होकर उसे छोड़ देता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितने समय से अपने पास रखा है, लेकिन आजकल तुम कुछ मिसबिहेव कर रही हो। मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ तुम किसके साथ रिलेशन में हो। लेकिन जहाँ पर हम वॉन्चू को देखते हैं वो काफी कंफ्यूज होती है कि वो इसका क्या आंसर करे। वो सोचती है मैं इसे बताऊंगी तो उसे ऑकवर्ड लगेगा। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि ठीक है आज के बाद तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलो। वो सबको ऑर्डर कर देता है कि वॉन्चू इस रूम से बाहर नहीं निकलेगी। वो उसे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो उसे कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम बहुत मिसबिहेव कर रही हो। मुझे तुम्हें डील करना आता है। अगर इन हरकतों से तुम प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हारी तो एज सिर्फ 20 साल है। अब वो काफी परेशान होती है और नीचे आके वो अपनी असिस्टेंट पर गुस्सा करता है और कहता है कि पता लगाओ कि वॉन्चू आजकल किसके साथ दिखाई दी है। एंड उसके बाद मेड वॉन्चू के लिए मिल्क लेकर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम मास्टर को सच बता दो। वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं खाना, आप यहाँ से चली जाओ। उसके बाद वो विंडो से बाहर देखती है। बाहर भी गार्ड्स होते हैं। वे हैरान हो जाती है और कहती है कि कसूर उसका है और सजा मुझे मिल रही है। वो एक वॉच उठाती है और उसे नीचे फेंक देती है और वो दूसरा वॉच उठा के फेंकने लगती है। यहाँ पर मेड आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है आपको पता है ये मास्टर का फेवरेट वॉच है, ये इतना ज्यादा महंगा है कि इससे पूरी सिटी को खरीदा जा सकता है। लेकिन वो फिर भी नहीं सुनती और वॉच उठा के इधर से उधर भागने लग जाती है। सब गार्ड्स उसके पीछे भागने लगते हैं। वो उन्हें वो वॉच देखकर बाहर निकल जाती है और साइड पे छुप जाती है। उसके हाथ में एक लैपटॉप होता है और कहती है कि मास्टर शेन ये आपको इसकी सजा मिलेगी और कुछ हैक वगैरह करने लगती है। दूसरी तरफ हम ऑफिस में देखते हैं असिस्टेंट कहता है कि वॉन्चू के साथ किसी को भी नहीं देखा गया है, मैंने सब चेक किया है। जहाँ पे मास्टर शेन ये कहता है वो सेम टू सेम मेरी जैसी है, मैंने उसकी परवरिश अच्छे से की है। इतने में असिस्टेंट आके बताती है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, किसी ने हमारे सिक्योरिटी को हैक कर लिया है जिससे हमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन मास्टर शेन ये को कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छे से जानता है ये वॉन्चू ने किया होगा और उसे वहाँ से जाने का कहता है। अब यहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि वॉन्चू आपकी फेवरेट कलेक्शन को डिस्ट्रॉय कर रही है। वो उसे कहता है मुझे इतनी फजूल बात मत बताओ, उसे ये सब करने दो। जहाँ पर वो ये बताता है कि उसने आपकी फेवरेट फिश वॉश को भी खराब कर दिया है और वो विला को भी जलाने वाली है। ये बात सुन के वो कुछ परेशान होता है और उठ के वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही मास्टर आता है तो मेड बताती है
है कि वांचू को पता नहीं क्या हो गया है, आज वो विला को आग लगाने लगी थी तो हमने उसे ऊपर बांध दिया है। ये सुनकर वो जल्दी से ऊपर जाता है और उसका बॉडीगार्ड उसे समझाने लगता है कि तुम्हें मास्टर सैनिक को सच्चाई बता देनी चाहिए वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तुम उनका इतना नुकसान कैसे कर सकती हो। मास्टर सैनिक अंदर आता है तो बहुत ज्यादा डरने लग जाती है कि अब तो उसकी खैर नहीं। वो समझ रही होती है कि उसे अब इसकी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन मास्टर सैनिक उसे खोलने लग जाता है और उसे देखकर चिंता होने लगता है। वो उसके पाँव को देखता है और रस्सी को खोलने के बाद वो उसी पैर के मार्क को देखकर काफी परेशान होता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी गलती के बारे में पता चल गया। फिर वो असिस्टेंट को कहता है कि मुझे मेडिसिन दो और उसे मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। उसकी बहुत केयर कर रहा होता है। फिर वो उसे कहता है तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि तुमने खुद को हर्ट किया है। तुमने जो करना था तुम कर सकती हो, लेकिन तुम्हें यह खुद करने की जरूरत नहीं थी। तुम सिर्फ इन लोगों को ऑर्डर देती और वो तुम्हारे लिए इस विला तक को जला देते। यह बात सुन के बॉडीगार्ड और साथ में वांचू भी शॉक्ड हो जाती है। फिर वो पूछती है क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है? मैंने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया है और तुम इसे स्मॉल मैटर कह रहे हो। वो कहता है तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं और उसके मार्क को देखने लगता है। फिर वो परेशान होते हुए कहता है तुम्हें भूख लगी होगी, चलो नीचे चलते हैं। वो उसे उठाने लगता है तो वो उसे कहती है मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से चल सकती हूँ। और जैसे ही उठने लगती है तो उसका पाँव मुड़ जाता है। वो उसे संभालने लगता है और उसे जबरदस्ती बिठाकर उसके पाँव में हील्स को सही करता है और उसके बाद उसे कैरी करके अपने साथ लेकर जाने लगता है। बॉडीगार्ड तो ये सीन देखकर बस शॉक ही हो रहा होता है। फिर शैन ये नीचे आते ही सब गार्ड्स को कहता है तुम लोगों को इस मंथ की सैलरी नहीं मिलेगी। वो मैं डिटेक्ट करता हूँ। आज के बाद वांगशु को कोई इस तरह तंग ना करे। तुम लोगों की वजह से वो काफी डरी हुई दिखाई दे रही है। तुम सबको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। वो हैरान होती है और कहती है ये मेरी गलती है, तुम उन्हें सजा मत दो, इनसे उनका कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद वो उसे टेबल पर बैठाता है और अपने हाथों से फूड सर्व कर रहा होता है। वो उसे कहती है इसका मतलब अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ। फिर वो सफाई भी देने लगती है कि वो मॉस्किटो बाइट था, तुम गलत समझ रहे हो। वो उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़का आया है तो मैं सच में तुम्हें कैद कर दूंगा और आज के बाद खुद को इस तरह हर्ट मत करना। जहाँ पर वो मास्टर सैनिक को थैंक्स करने लगती है कि वो उसकी कितनी केयर करता है। वो उसे कहती है वैसे तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं 20 साल की हूँ, कॉलेज में हूँ। अगर कॉलेज में बॉयफ्रेंड बन जाए तो ये काफी नॉर्मल है। उसके बाद मेरी शादी होगी, फिर बच्चे भी होंगे। मास्टर सैन ये को ये बात हजम नहीं होती है। फिर वो उसकी चेयर अपने पास करता है, अपने से काफी क्लोज कर लेता है। वो काफी जेलस दिखाई दे रहा होता है। वो उससे पूछता है तुम वाकई में क्या डेट करना चाहती हो? वो बहुत डर जाती है और कहती है नहीं, मैं किसी को डेट नहीं कर रही, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैसे ही एक फैक्ट बता रही हूँ। और चेयर को साइड पे करती है। वो कहती है मैं तो मजाक कर रही हूँ। ये सुनकर वो कहता है अच्छे से खाना खाओ। वो खाते हुए सोच रही होती है कि मास्टर सैन ये कुछ ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं वांगशु पानी पीने जाती है किचन में। तभी उसकी नजर मास्टर सैनिक पर पड़ती है जो बुक रीड कर रहा होता है। फिर वो उसे बताती है मैं तो सिर्फ पानी पीने आई थी। वो उसे कहता है 1 मिनट रुक जाओ और उसके क्लोज आता है। वो काफी डरने लग जाती है और कहती है कि अब क्या हुआ। वो उसे कैरी कर लेता है और आके सोफे पे बैठा देता है। उसके साथ बैठकर वो उसे कहता है तुम्हें कितनी दफा बताऊं इस तरह नंगे पाँव मत आया करो और तुम्हारे बाल भी गीले हैं। वो उन्हें ड्राई करने लगता है। वो मन में सोचती है कि ये मेरी कितनी केयर करता है। वो उसे कहता है आजकल तुम काफी केयरलेस हो रही हो, तुम्हें अपनी परवाह नहीं है, तुम्हें खुद की केयर करनी चाहिए। जहाँ पे वो कहती है कि मैं अपनी केयर करती तो हूँ। वो उसे कहता है कि अगर तुम अपनी केयर नहीं करोगी तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। तो वो कहती है तुम गलत समझ रहे हो। अगर मैं स्कूल में ये पोस्ट डाल दूं कि कौन मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा तो लाइन लग जाएगी। लाइन सिर्फ मुझे डेट करने के लिए। मैं इसलिए अभी तक सिंगल हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। अब हम सैन ये को देखते हैं जो हेयर ड्राई करते हुए सिर्फ वांगशु को ही देख रहा होता है जो कि काफी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही होती है। वो उससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा होता है। इससे पहले कि वो अपने होश खो बैठता वो उसे कहता है कि तुम्हें अब सोना चाहिए और वो भी कंफ्यूज होके जाने लगती है। बट मास्टर चेन्या का तो उस पर ही दिल लटका होता है। वो उसकी पिक्चर उठा के देखता रहता है और कहता है कि तुम अब
काफी बड़ी हो चुकी हो। जब तुम किसी और का नाम लेती हो तो मैं काफी अपसेट फील करता हूँ। वो अपना और वांगसू का वक्त सोच रहा होता है कि किस तरह उसने उसे शूट करना और हैकिंग करना सिखाया था। वो मन में सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ काश वक्त रुक सा जाता और तुम मुझसे कभी दूर न जाती। यहाँ हमें उनका एक क्यूट सा रिलेशन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर शेनये वांगसू की काफी ज्यादा केयर कर रहे होते हैं, इवन कि उसे स्कूल से पिक भी किया करते थे। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है और काफी कंफ्यूज होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो काफी डरा हुआ होता है कि वांगचू से दूर ना हो जाए। उसके बाद मॉर्निंग में हम देखते हैं वांगचू कॉलेज के लिए रेडी होके नीचे आती है, जहाँ पर वो मास्टर शेनये को चेयर पर बैठा हुआ देखकर सोचती है कि ये अभी तक रेडी होके कंपनी क्यों नहीं गया, काफी देर हो चुकी है। वो उसे उठाने के लिए कोशिश करती है मगर वो जागता ही नहीं है। फिर वो कुछ शरारत करने का सोचती है और वो एक पेन उठाकर उससे फेस पर कुछ ड्रॉ करने लगती है और कहती है कि ये तुम्हें कल की सजा मिल रही है। लेकिन इतने में असिस्टेंट आता है और वांगचू को कहता है कि आप मास्टर के साथ क्या कर रही हो। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। मास्टर शेन ये भी जाग जाता है। वांगचू उसे देखकर डर से डेस्क के नीचे छुप जाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं, वापस आ जाओ। वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है, तुम मुझे पनिश करोगे। तो वो उसे डेस्क के नीचे से आराम से निकालता है और असिस्टेंट को घूरने लग जाता है और टाइम देखकर हैरान हो जाता है। वांगचू सोच रही होती है कि उसे अब डांट पड़ेगी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता है और असिस्टेंट जब उसे उसके फेस के बारे में बताने लगता है तो शेन ये उसे घूरने लग जाता है। फिर वो डर के कारण वांगचू से कहता है तुमने तो बहुत अच्छा ड्रॉ किया है। उसके जाते ही मास्टर शेन ये असिस्टेंट को कहता है तुम्हारी इस मंथ की सैलरी डिडक्ट होगी, ये तुम्हारी सजा है, और चला जाता है। बेचारा असिस्टेंट परेशान होने लगता है कि आखिर क्या कसूर था। उसके बाद हम देखते हैं वांगचू का उसे कॉलेज ले जाने के लिए तैयार था। कॉलेज जाते हुए वो कहती है कल मेरी वजह से तुम्हें काफी प्रॉब्लम हुई, ये कार्ड ले लो, तुम्हारी सैलरी डिटेक्ट हो रही है तो तुम इसे यूज कर सकते हो। वो उसे कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता और बहुत डरने लग जाता है। वो उसे समझाती भी है कि मैं मास्टर शेनये को इस बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन वो बहुत डर जाता है और कहता है कि अगर उन्हें पता चला तो मेरी जॉब चली जाएगी। वो डर के कारण वहाँ से चला जाता है। वांगचू मन ही मन सोचती है कि वो इतना क्यों डर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो कॉलेज जा रही होती है तो यहाँ हमें न्यू कैरेक्टर जैक को दिखाया जाता है जो वांगचू का सीनियर होता है, लेकिन वो वांगचू को बहुत पसंद करता है। यह ली फैमिली से बिलोंग करता है और वांगचू उसका क्रश होती है। वांगचू उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं होती है। वो उसे फ्लावर्स दे रहा होता है लेकिन वो कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। इतने में उसके बेस्ट फ्रेंड सिया आ जाती है जो उसे प्रोटेक्ट करने के बहाने से ले जाती है। वो उसका थैंक्स करती है कि तुमने मुझे उससे बचा लिया, जहाँ पर सिया उससे कहती है वैसे वो हैंडसम तो है, सब गर्ल्स का कॉलेज क्रश है, तुम उसे लाइक क्यों नहीं करती। जहाँ पर वो उसे बताती है कि मेरी फैमिली काफी स्ट्रिक्ट है, वो मुझे डेट करना अलाउ नहीं करेगी। और वो मन में सोचती है मास्टर शेनये के बारे में कि किस तरह मॉर्निंग में तो वो उसे धमकी दे रहा था। वो कहती है ग्रेजुएशन से पहले मैं किसी को डेट नहीं कर सकती हूँ। सिया कहती है तुम्हारी फैमिली कितनी ज्यादा कंजर्वेटिव है। इतने में वो क्लासरूम में जाती है। सब लोग उसे घूरने लग जाते हैं। सब लोग उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि यह एक चीटर है। सिया कहती है कि तुम परेशान मत हो, ये सब तुमसे जेलस है। एक्चुअल में ये उसकी क्लासमेट डायना का काम होता है। डायना वांगचू से काफी ज्यादा जेलस होती है क्योंकि जैक उसे भाव नहीं देता और वो वांगचू को प्यार करता है और डायना जैक को लाइक करती है और इसी वजह से वो वांगचू को बस बदनाम करना चाहती है और उस पर चीटिंग का इल्जाम लगा देती है कि ये उस दिन प्रोफेसर के लैपटॉप से चीटिंग कर रही थी। वांगचू को इस बारे में पता होता है कि वो जैक को पसंद करती है। वांगचू उसे ह्यूमिलेट भी कर देती है कि तुम जैक को पसंद करती हो इसलिए मुझसे बदला लेना चाहती हो क्योंकि तुम जेलस हो। लेकिन वो उसे उसकी फैमिली बैकग्राउंड का भी सुनाने लग जाती है क्योंकि वांगचू ने अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में किसी को नहीं बताया होता। इतने में वहाँ पे प्रोफेसर आ जाता है जो वांगचू को एडमायर करने लगते हैं। स्कूल का डाटा बचाने के लिए वांगचू ने अपनी हैकिंग स्किल का यूज करके उनके स्कूल का डाटा बचा लिया होता है और इसलिए प्रोफेसर अब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर डायना कहती है कि इसने चीटिंग किया है तो यहाँ पर वांगचू उसे USB ड्राइव दिखाती है और कहती है मेरे पास सारे एविडेंस है कि तुम मुझे फंसाना चाहती हो। अब यहाँ पे डायना काफी परेशान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। प्रोफेसर कहता है अगर ये तुम्हें दोबारा तंग करे तो तुम मुझे बताना। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पे सिया उसे मशवरा
मशवरा देती है कि तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, डायना तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। तो वो कहती है मुझे इसकी परवाह नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं डायना की आंटी को, जो लोग एक पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर आंटी कहती है कि तुम भी उस पार्टी में जरूर आना, क्योंकि वहाँ पर सारे अपर क्लास के लोग आएंगे। वो ये भी बताती है कि वहाँ पे थर्ड मास्टर मिस्टर शेनये भी आएंगे, और वो उसके सामने यह शो करती है कि वो मिस्टर शेनये की फ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसकी आंटी की एज 30 इयर्स होती है एंड इतने में डायना की नजर वांगशू पे पड़ती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिया को भी इनविटेशन कार्ड्स मिले होते हैं। वो अपनी मॉम से 2 इनविटेशन कार्ड्स लेकर आई होती है और वो एक कार्ड वांगशू को दे देती है और कहती है कि हमें इस पार्टी में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ सारे सेलिब्रिटीज आएंगे। मुझे बहुत मुश्किल से इनविटेशन मिले हैं। वांगशू का मूड नहीं होता है। वो कहती है कि उसे इसकी परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन सिया उसे मना लेती है और उसके मानने पे खुश हो जाती है। दूसरी तरफ डायना वांगशू और सिया को दिखाते हुए अपनी आंटी को कहती है इन दोनों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, इसलिए इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा, खास तौर पर वांगशू को। आंटी उससे कहती है कि ये दोनों अगर पार्टी में आएंगी तो मेरे पास एक प्लान है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उस पार्टी में जाते हैं जहाँ पर वांगशू बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही थी। इस रेड ड्रेस में सिया काफी नर्वस होती है और वांगशू से कहती है कहीं तुम तो नर्वस फील नहीं कर रही, जहाँ पर वो कहती है मैं नर्वस फील क्यों करूँगी। इतने में वो दोनों देखते हैं जैक भी यहाँ पर आया होता है, तो वो दोनों सोचती है कि ये वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, इसका यहाँ होना तो बनता भी है। देन यहाँ पर जैक फौरन से वांगशू को देखकर उसके पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि ये ड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रहा है। ये सुनकर वो उसका थैंक्स करती है। फिर वहाँ पर डायना आ जाती है। फिर वो जैक के साथ चिपकने लगती है। जैक उन दोनों को कहता है हम दोनों थोड़ी देर बात करेंगे। फिर डायना उसे दूर लेकर चली जाती है, जहाँ पर सिया कहती है ये जैक को पाने के लिए कुछ भी करेगी। वांगशू कहती है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक वीआईपी गेस्ट की एंट्री होती है। वांगशू कहती है ये कौन है, तो सिया बताती है ये इस सिटी का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। फिर हमें पता चलता है यह कोई और नहीं बल्कि हमारा हैंडसम मेन लीड मिस्टर शेनये होता है, जो काफी ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पर वांगशू को तो उन्हें देखकर बहुत टेंशन होने लगती है। डायना की आंटी शेनये को आता हुआ देख लेती है और यहाँ पर वांगशू अपनी फ्रेंड के पीछे छुप जाती है ताकि मिस्टर शेनये को वो फेस न कर सके। शेनये आके सोफे पे बैठ जाता है और गौर से सिया की तरफ देखने लग जाता है। आंटी मौका पाते ही उसके पास पहुँच जाती है और सबको ऐसा शो करने लगती है जैसे वो उसकी बहुत क्लोज है। लेकिन मास्टर शेनये को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है तुम्हें मेरे क्लोज आने की जरूरत नहीं है, और जो लड़की रेड ड्रेस पहनती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे इस कलर से नफरत है, और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस लड़की को मुझसे दूर करो। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं भी सिंगल हूँ, तुम भी सिंगल हो, तुम्हारी इतनी मेरी भी एज है, मैं 30 इयर्स की हूँ, तुम्हारे लिए सुटेबल हूँ। लेकिन वो उसकी नहीं सुनता है। वो साफ कह देता है मेरी एक गर्लफ्रेंड है। वांगशू ये बात सुन के हैरान हो जाती है कि मास्टर शेनये की ये गर्लफ्रेंड है। ये चीज डायना से बर्दाश्त नहीं होती है। उसकी आंटी को इतना ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करनी पड़ी। सब लोग उनके बारे में ही गॉसिप करने लगते हैं। फिर डायना कहती है तुम्हें रेड कलर से इतनी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक और गेस्ट है जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उस लड़की को फिर यहाँ पर पार्टी अटेंड नहीं करनी चाहिए। ऐसा करो उस लड़की को भी यहाँ से बाहर फेंक दो। सिया परेशान होती है। यह सुनकर मिस्टर शेनये उठता है और सिया के पास जाता है। सिया अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने लगती है कि कोई भी अपनी मर्जी से रेड ड्रेस पहन सकता है, तुम इस तरह मिसबिहेव नहीं कर सकते हो। लेकिन वो उसे वहाँ से हटने का कहता है। सिया डर सी जाती है और उसके पास से हट जाती है। गार्ड आके कहता है यहाँ से हट जाओ। यहाँ पर सब लोग कहने लगते हैं अब इस लड़की की खैर नहीं, क्योंकि मास्टर शेनये इसे भी बाहर निकलवा देंगे। अब यहाँ पर मास्टर उसके पास जाता है और उसे अपनी तरफ करता है और गौर से उसे देखता है और कहता है तुम काफी ब्यूटीफुल दिख रही हो। वो हैरत से उसे देखने लग जाती है। वो कहती है मैं तो मन में सोच रही थी कि ये मुझे भी यहाँ से निकलवा देगा। सब लोग हैरान होने लग जाते हैं कि ये क्यों नहीं निकलवा रहा है इस लड़की को। फिर शेनये उससे पूछता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम भी इस पार्टी में आ रही हो। तो वो अपनी फ्रेंड के बारे में बताती है कि वो उसे इंसिस्ट कर रही थी, इसलिए वो अपनी फ्रेंड की खातिर यहाँ उसके साथ आई है। फिर वो उसे सॉरी कहने लगती है, बहुत डरने लगती है और कहती है आइंदा वो ऐसा नहीं करेगी।
करेगी। वो उसे कहता है कि ठीक है, जल्दी घर मत जाना, हम दोनों साथ चलेंगे। वो कहती है मैं तुम्हारा वेट करती हूँ और जाके सोफा पे बैठ जाती है। डायना से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो साथ पड़े हुए एंटिक पीस को नीचे गिरा देती है। सब लोग हैरान होते हैं कि ये तो मिलियंस में एंटिक था और इसने उसे नीचे गिरा दिया। वो सारा इल्जाम वोंगसू पे लगाने लगती है। डायना उसे ह्यूमिलेट करने लगती है कि इसकी प्राइस 10 मिलियन है, तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकती हो। तभी वहाँ पर मिस्टर शेनये आ जाते हैं तो वो मिस्टर शेनये को भी इसके बारे में कहने लगती है। शेनये अपने गार्ड्स को इशारा करता है और कहता है यहाँ जो कुछ है वो सबको तोड़ डालो। वहाँ पर जितनी भी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स और बाकी चीजें होती हैं वो उसे तोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है जरा कैलकुलेट करो यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। वो कैलकुलेट करके बताता है 800 मिलियन का। फिर वो डायना को कहता है क्योंकि तुमने ये सब डिस्ट्रॉय किया है अब तुम्हें ये अमाउंट देनी होगी। वो हंस के कहती है कि यहाँ सब लोग अंधे नहीं है, सबने देखा है ये नुकसान किसने किया है, मैं ये क्यों दूंगी। वो उसे कहता है देना तो तुम्हें ही पड़ेगा। वो कहती है तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि ये मैंने किया। वो सभी लोगों को कहता है जितने भी लोग यहाँ पर है सब बताओ ये नुकसान किसने किया है। सब लोग डर से कहते हैं ये डायना ने किया है। डायना हैरान हो जाती है। चैन ये कहता है ये एविडेंस काफी है। फिर वो कहता है वोंगसू के पास ये फ्रीडम है कि वो इस दुनिया की हर चीज को तोड़ सकती है, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। वो कहती है ये हक उसे किसने दिया, तो वो कहता है ये हक मैंने उसे दिया। वोंगसू उसका हाथ पकड़ लेती है और परेशान होने लगती है, जहाँ पे डायना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो इसे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। इतने में डायना का फादर आता है और मिस्टर शेनये से माफी मांगने लगता है और वो डायना को भी माफी मांगने को कहता है। वो कहता है सिर्फ ये मुझसे माफी ना मांगे, इसने किसी और के साथ भी गलत किया है। वो समझ जाता है वो वोंगसू की बात कर रहे हैं तो वो कहता है कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ और अपनी बेटी को डांटने लगते हैं और कहते हैं उन दोनों से माफी मांगो। वोंगसू कहती है कि तुम्हें मुझसे इस चीज की माफी मांगनी चाहिए कि वो एंटिक मैंने नहीं तोड़ा था, वो तुमने तोड़ा था और तुम मुझे फ्रेम कर रही हो। और वो मान जाती है कि हाँ वो मैंने तोड़ा था। यह सुनकर डैड को काफी गुस्सा आता है। सब लोग गॉसिप करने लगते हैं कि डायना कितनी चालाक लड़की है। वोंगसू कहती है कि आपको अपनी बेटी को अच्छे से डिसिप्लिन करना चाहिए। वो उसे जोर से थप्पड़ लगा देते हैं। वो डैड के आगे बोलने लगती है लेकिन वो कहते हैं तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा और उन दोनों से फिर से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि ये अमाउंट वो उन्हें दे देगा और वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं। फिर शेनये सारे गेस्ट को वार्न करता है कि कोई भी इस बारे में बाहर बात ना करे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सब गेस्ट डर जाते हैं और वादा करते हैं कि इस इवेंट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ पर हम वोंगसू को देखते हैं जो हैरान होते हुए मिस्टर शेनये को देख रही होती है। सिया उसे साइड पे लेकर जाती है और कहती है कि मुझे सच बताओ ये हैंडसम अंकल तुम्हारा क्या लगता है, तुम लोगों का क्या रिलेशनशिप है। आज तो बहुत मजा आया। डायना को 800 मिलियन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा और उनका क्या रिलेशनशिप है, तुम इतनी रिच लेडी हो, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। अब वो सोच में पड़ जाती है कि वो अपना शेनये के साथ क्या रिलेशन बताए तो वो ये कह देती है कि वो मेरा फैमिली मेंबर है। वो कहती है कि वो तुम्हारा काफी केयर कर रहा था, मुझे काफी जेलसी हो रही है, तुम इतनी रिच लेडी हो, मुझे क्यों नहीं पता था। इतने में वहाँ पे जैक आ जाता है और कहता है जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो सच है, क्या तुम और मास्टर शेनये साथ हो। वो उसे टच करने लगता है, यह देखकर वो पीछे हटने लगती है। फिर वो कहता है यह तो तुमसे एज में ज्यादा है, तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए, वो तुम्हें यूज कर रहा होगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सिया कहती है कि तुम्हें उनके रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि मैं वोंगसू का हर्ट होता नहीं देख सकता क्योंकि मुझे पता है उसके साथ बुरा होगा। पीछे से मास्टर शेनये आता है और कहता है जो कहना है मुझे डायरेक्टली कहो ना, वोंगसू को क्यों कह रहे हो। फिर वो वोंगसू को कहता है तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, जल्दी से इधर आओ, हमें घर जाना है। सिया कहती है मैं इसे लेकर जाती हूँ, तुम घर चली जाओ। फिर वोंगसू उसके पास जाती है। देन वो उसे कोट पहना देता है। उसके बाद वो उसे सोफा पे बिठा देता है और उसके बाद उसे सूज पहनाने लगता है और कहता है कि तुम्हें कितनी दफा कहा है कंफर्टेबल रहा
रहा करो। वोंगचू तो बस हैरान हो रही होती है कि वो उसकी कितनी केयर कर रहा है। वो उससे कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ। वो उसे घूरता है और उसके शूज उठाकर वो उसे कहता है चलो मेरे साथ बाहर चलो, और फिर वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। देन यहाँ पर कार में वो पूछ पड़ता है कि क्या तुम उस सीनियर को लाइक करती हो। वो हैरान होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ, उसकी नजर तुम पे अच्छी नहीं थी। वो कहती है कि वो किस तरह की नजर थी, तुम किस नजर की बात कर रहे हो, वैसे मैं किस नजर के लायक हूँ। मिस्टर शेन ये चौक सजाता है। ड्राइवर पीछे मुड़ के हंसने लगता है। फिर वो सोचती है कि मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमें पता चलता है मिस्टर शेन ये ने वो होटल भी वोंगचू के नाम किया था। वोंगचू से कहती है ये होटल तुमने मेरे नाम क्यों किया है, जिस पर ड्राइवर कहता है कि आप भूल चुकी हो, कुछ सालों पहले आपने यहाँ पर विजिट किया था, आपको ये होटल बहुत पसंद आया था तो इसलिए उन्होंने आपके नाम कर दिया। वो कहती है कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, तुमने वो मेरे नाम क्यों किया। वो उसे कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। देन यहाँ पे वोंगचू बहुत हैरान होती है और उससे कहती है मास्टर शेनगे क्या आपको वाकई में याद नहीं कि रात को क्या हुआ था। वो उसे कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर वो मन में सोचती है कि उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। नेक्स्ट सीन में शेनगे उसके पास जाता है और वो उसे जाके कहता है मुझे अपनी लाइफ में किसी चीज से डर नहीं लगता है, सिर्फ इस बात से मैं डरता हूँ कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूं, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और फिर उसके फोरहेड पे किस करता है। मास्टर शेन ये वोंगचू से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड था। नेक्स्ट हम देखते हैं वो क्लासरूम में जाती है एंड यहाँ पे डायना के बारे में सबको पता चल जाता है कि वो कैसे वोंगचू के बारे में गलत अफवाह फैला रही थी, लेकिन कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। यह बात सिया को बहुत इरिटेट करती है। वो कहती है इन्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी रिच हो। वोंगचू कहती है मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो कहती है कि मैं ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। डायना ने तुम्हें बहुत फ्रेम करने की कोशिश की है। इतने में हम देखते हैं वोंगचू की तबीयत खराब होने लगती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। देन यहाँ पर वोंगचू कहती है कि शायद मुझे पीरियड्स पेन हो रहा है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में उसकी आंखें खुलती होती हैं, साथ में उसके मिस्टर शेन ये होते हैं। वो उसे देख के शॉक होती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ पर वो उसे कहता है कि मैंने कुछ दिनों पहले ही तुम्हें बताया था कि तुम्हारे पीरियड्स होने वाले हैं तो तुम्हें अपनी केयर करनी है, लेकिन तुम फिर से हर बात भूल जाती हो और अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करती हो। वो उसे सॉरी बोलने लग जाती है और कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहेगी। वो उसे मेडिसिन देता है तो वो उसे पी लेती है और कहती है मैं अब काफी बेटर फील कर रही हूँ, मुझे स्कूल जाना चाहिए। लेकिन इतने में बाहर जैक आ जाता है। उसे स्कूल से पता चला है कि वोंगचू की तबीयत खराब थी। वो उसके लिए कुछ पोरिज लेकर आया हुआ होता है। ये बात देखकर मास्टर शेन ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, गुस्से से डोर को बंद कर देता है और फिर वोंगचू के क्लोज आ जाता है। वोंगचू बहुत डरने लग जाती है। वो उसे गौर से देखने लग जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सीनियर को वाकई में पसंद करती हो। वो कहती है नहीं, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। वो उसे कहता है तो तुम्हें उसे क्लियर बताना चाहिए। वो काफी डर रही होती है क्योंकि वो उसके काफी क्लोज हो रहा होता है। वो उसे कहती है कि प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, कोई देख लेगा और गलत समझेगा। बाहर से वो डोर नॉक कर रहा होता है, जिस बात से मास्टर शेन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो वोंगचू को कहता है कि इसके पास किसने ये हक दिया है कि वो तुम्हारे लिए ये सब लेकर आए। वो कहती है कि मैं जाके उससे बात करती हूँ, चीजें क्लियर करती हूँ, वो दोबारा मेरे पास नहीं आएगा। वो बहुत डर रही होती है। मास्टर शेन ये उसे गुस्से से लिटा देता है और कहता है तुम्हारे पास अब एक ही चॉइस है कि तुम मुझे चूज करो। यह सुनकर वोंगचू हैरत में आ जाती है, उसे देखने लग जाती है और मन में सोचती है कि ये शेन ये उस रात की तरह एक्ट कर रहा है। उस दिन भी वो काफी ज्यादा हॉट दिखाई दे रहा था, शायद ये हर्बल मेडिसिन की वजह से हुआ होगा। वो जल्दी से उसे कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें चूज करती हूँ, और ये बात सुनते ही वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम ये चाहती हो ना कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। वो कहती है हाँ, मैं यही चाहती हूँ। बाहर से वो उनकी बातें सुनने लगता है तो वो उसकी आंखों पे अपना हाथ रख देता है और उसके कानों के काफी क्लोज आ जाता है और उसे किस करने लगता है और उसके कान में कहता है कि तुम्हें मूव करने की जरूरत नहीं है और डरने की भी जरूरत नहीं है, मैं जैक के लिए ये एक्टिंग कर रहा हूँ। फिर वो समझ जाती है, फिर वो उसे किस करने लग जाता है। बाहर से जैक के
होश उड़ने लगते हैं। वो आखिर डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। ये सीन देखकर हैरान हो जाता है और उसे देखकर सेन्ये और ज्यादा किस करने लगता है। उसके जाने के बाद वांगचू जल्दी से मास्टर सेन्ये को अपने से दूर करती है और बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। वो मन में सोचती है कि उस रात तो वो ड्रग की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन आज तो वो अपने होश में है। फिर ये मुझे किस क्यों कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, ये एक्टिंग है कि क्या। वो काफी कंफ्यूज होती है। मास्टर सेन्ये देख लेता है कि वो काफी डर रही है। वो उससे दूर होकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये तो एक्टिंग थी ताकि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे और गलत समझे। अब वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है। वांगचू बहुत ज्यादा घबरा जाती है, नर्वस होके भागने लगती है, लेकिन मास्टर सेन्ये उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। वो उससे कहती है अब तुम क्या कर रहे हो। वो बहुत डरी हुई होती है। वो कहता है मैं तुम्हारे कपड़े को ठीक कर रहा हूँ और फिर वो डर से बाहर चली जाती है। मास्टर सेन्ये परेशान होने लगता है कि ये इतना ज्यादा क्यों डर गई, ये अडल्ट है मगर ये क्यों डर रही है। फिर यहाँ पर हम मास्टर सेन्ये को देखते हैं। वो बाहर आके असिस्टेंट को कहता है जैक फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि वो अपने बेटे पे नजर रखे, अगर उसका बेटा ज्यादा हद क्रॉस करेगा तो मैं उन्हें बैंक करप्ट करवा दूंगा। फिर यहाँ पर हम वांगचू को देखते हैं। वो काफी परेशान होती है कि क्या वो मुझे पसंद करता है, लेकिन वो काफी हाई पोजीशन पे है, वो मुझसे कैसे प्यार कर सकता है। और वो सोचने लगती है कि वो उसकी शायद सिर्फ एक्टिंग थी। सिया उससे पूछती है तुम्हारा फेस रेड क्यों हो रहा है। ऐसी तो तब होता है जब किसी लड़की को प्यार होता है। क्या तुम्हें पता है या फैमिली इस सिटी में सेट होने की कोशिश कर रही है। या फैमिली के बारे में सुन के वो चौंक सी जाती है। वो उसे न्यूज पे दिखाती है और उसे पता चलता है उसके स्टेप मॉम उसके अंकल के साथ मिलकर डैड की कंपनी के चेयरमैन बन चुकी होती हैं। उसके अंकल अनाउंस कर देता है कि उसके ब्रदर की जो भी एसेंट है वो उसकी वाइफ और उसके बेटी के नाम कर दिए जाएंगे। ये बात सुन के उसे याद आता है कि किस तरह उसके स्टेप मॉम ने उसके साथ मिसबिहेव किया था, उसे उसके घर से निकाल रही थी। उसने कहा भी था कि ये घर उसकी मॉम और डैड का है, उसे कोई अधिकार नहीं निकालने का, लेकिन वो साफ कह देती है अब सब कुछ उसकी स्टेप सिस्टर शॉ का है, उसका यहाँ कुछ भी नहीं है तो वो यहाँ से निकल जाए। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया था। वो वहाँ से उठ के चली जाती है और जाके शूटिंग प्रैक्टिस करने लग जाती है। उसे अपने अंकल की बातों पे गुस्सा आ रहा होता है। गार्ड हैरान हो जाता है कि आज वो काफी गुस्से में होती है। इसके बाद हम मास्टर सेन्ये को देखते हैं। वो घर आता है, मेड से वांगचू के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो सोने चली गई है और उसका बहुत मूड ऑफ था। वो ये सुन के काफी परेशान हो जाता है। उसके बाद वो जाके देखता है वो नींद में डर रही है। वो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और वो जाने लगता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ और उसे हक करने लगती है। मास्टर समझ जाता है कि वो डर रही है, फिर वो उसके साथ हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं वांगचू उठ के आती है तो मेड उसे बताती है मास्टर ने आपके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है। वो कहती है वो कहाँ गए, तो वो कहती है कि वो काम करने गए हैं। वो हैरान होती है कि वो मेरी कितनी केयर करता है, जाने से पहले मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के गया। उसके बाद वो कहती है मुझे उसका थैंक्स करना चाहिए। उसके बाद वो एक पिक्चर कैप्चर करती है और मास्टर सेन्ये को सेंड करके उसके बाद वो इमोजी सेंड करने लग जो कि हार्ट वाले थे। ये देखकर मास्टर सेन्ये कंफ्यूज हो जाता है और मीटिंग को वहीं रोक कर बाहर आ जाता है। सब लोग परेशान होते हैं कि कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गई। आज तक मास्टर सेन्ये ने इस तरह मीटिंग को नहीं छोड़ा। असिस्टेंट जाके पूछता है कि क्या हुआ है आपको, तो वो कहता है ये देखो इनका क्या मतलब है, लगता है फाइनली वांगचू मुझे पसंद करने लग गई है। जहाँ पे असिस्टेंट परेशान होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे इस तरह की लवली इमोजीज भेजने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन ये ओल्ड लोगों को कुछ नहीं पता है। मुझे इन्हें सच्चाई बतानी चाहिए, नहीं अगर मैं इन्हें सच्चाई बताऊंगा तो ये फिर से मेरी सैलरी काट लेंगे। तो वो कहता है हाँ आपने सही समझा, ये तो प्यार का इजहार है। मास्टर सेन्ये बहुत ज्यादा खुश होता है और ब्लश करने लगता है और कहता है मुझे पता था कि फाइनली वांगचू को मेरे लिए फीलिंग्स आ रहा है। फिर वो यह कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी।
दूसरी तरफ वांगशू या फैमिली की हिस्ट्री देखने लगती है और उसे पता चलता है कि उन्होंने इतना ज्यादा सफर नहीं किया है, उन्हें लॉस नहीं हुआ और वो अच्छे से रह रहे हैं। वो मन में सोचती है कि बस मेरी ग्रेजुएशन हो जाए, इसके बाद मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तभी सिया की कॉल आती है। वो उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना? वो उससे कहती है क्या हुआ? तो वो उससे कहती है कि मुझे एक वेडिंग अटेंड करनी है जिसमें मुझे ब्राइड मेड बनना है, तो तुम मेरे साथ ड्रेस सिलेक्ट करने चलो। वो उसके लिए ड्रेस सिलेक्ट करने चली जाती है, लेकिन वहाँ पर ब्राइड ड्रेसेस को देखकर वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट फील कर रही होती। उसके बाद वो मन में मिस्टर शेनये के बारे में सोच रही होती कि वो उसका ग्रूम है और वो उसकी ब्राइड है और वो उसका हाथ पकड़े हुआ है। ये सब सोच के वो बहुत खुश हो रही होती और इमेजिनेशन में खो जाती। सिया उससे कहती है कि ये ड्रेस कैसा लग रहा है? तो वो कहती है कि हाँ, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। जब वो ट्रायल रूम में जाती है तो वो एक ब्राइडल ड्रेस के पास खड़ी हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके स्टेप सिस्टर शो भी आ जाती है जिसकी वेडिंग होने वाली थी चैन के साथ। चैन और वांगशू की बचपन में ही पेरेंट्स ने रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन उसकी स्टेप मॉम ने चालाकी से अब वांगशू की जगह अपनी बेटी की वहाँ शादी कराना चाह रही थी, क्योंकि वो लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और काफी मिसअंडरस्टैंडिंग वांगशू के बारे में क्रिएट की हुई थी। चैंग उसे देख के शॉक हो जाता है। वांगशू उससे पूछती है मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? यहाँ पर शौ झूठ बोलने लगती है कि मेरी सिस्टर घर से भाग गई, मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। चैन उससे कहता है तुम में कोई मैनर्स नहीं है, तुम्हें मेरे फियांसे से माफी मांगना चाहिए। वांगशू उससे कहती है मैनर्स तो तुम दोनों में नहीं। ये सुनकर चैन को गुस्सा आने लगता है। वहाँ की वर्कर भी उनकी बातों से ये समझती है कि वांगशू एक गरीब लड़की है। शौ काफी इनोसेंट बन रही होती है और चैन कहता है कि तुम इससे बात ही ना करो। फिर वो उसे वहाँ से ले जाता है। इतने में वहाँ पर सिया आ जाती है। वो उस ड्रेस में काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। वांगशू कहती है कि ये ड्रेस मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, जिसपे वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन वहाँ वर्कर उन दोनों को बताने लगती है कि तुम दोनों पुअर हो, ये ड्रेस तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो। वो उसकी प्राइस बताने लग जाती है, जहाँ पर सिया उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम्हें कस्टमर को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। वो उसे कहती है मैं तो सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ, तुम लोग एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट लग रहे हो, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। वांगशू को गुस्सा आ जाता है। वो अपना कार्ड निकालती है और कहती है तुम्हें इसे ट्राई करके देखना चाहिए। देन वो उसे ट्राई करके देखती है, उसमें काफी ज्यादा अमाउंट होता है। वहाँ पर शो आ जाती है अपना ड्रेस लेकर। वर्कर उसकी तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि मेरी और चैंग की ऑफिशियल एंगेजमेंट पार्टी होनी है, तुम दोनों उसमें जरूर आना। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरी सिस्टर हो। वो कहती है मुझे आने की जरूरत नहीं है इस फालतू वेडिंग में। इतने में पीछे से हम देखते हैं चैन आ जाता है, तो वो उसके सामने एक्टिंग करने लग जाती है और यूँ जताती है कि वांगशू ने उसे गिराया है और चैन को कहती है कि ये मेरे साथ बहुत मिसबिहेव कर रही है, मुझे इसने धक्का दिया है, मैं तो इसे पार्टी का इनविटेशन दे रही थी। चैन उस पे गुस्सा करने लगता है। सिया कहती है कि वो खुद गिरी है और वो वर्कर भी बताती है ऐसा तो नहीं है, मैं अभी प्रूफ कर सकती हूँ, ये झूठ बोल रही है। इतने में चैन उसे मारने लगता है मगर वांगशू साइड हो जाती है। कुछ देर में उस स्टोर की ओनर आ जाती है और वो उसे शिकायत लगाने लगते हैं। स्टोर की ओनर कहती है क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है कि उसने उसे धक्का दिया है? यहाँ पर वांगशू एविडेंस दिखा देती है कि किस तरह शौ झूठ बोल रही है। वो फुटेज देखकर तो वो लोग हैरान हो जाते हैं और प्रूफ हो जाता है कि वो झूठ बोल रही थी। चैन उससे पूछता है तुमने झूठ बोला, जहाँ पर शाओ कहती है कि इसने एक वीडियो बनाई गई है मेरे खिलाफ यूज करने के लिए। वांगशू हंस के कहती है क्या हमारे पास इतना समय होगा कि खड़े खड़े हम तुम्हारी फेक वीडियो बना ले? तुम भी अच्छी तरह जानती हो तुमने क्या किया। यह सब देखकर चैन और शाओ वहाँ से चले जाती हैं। शॉप की ऑनर उसे सॉरी करती है तो वो कहती है कि इन गर्ल्स में कस्टमर को डील करने का तरीका नहीं है। वो कहती है मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। देन वो लोग वहाँ से चली जाती है। ऑनर उस गर्ल को उसी वक्त फायर कर देती है और वो रोती ही रह जाती है। यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि वो स्टोर भी एक्चुअल में वांगशू का था। वांगशू बहुत ज्यादा खुश होकर बताती है कि किस तरह स्टडी के साथ उसने ये सब काम भी किया है, बिजनेस भी सीखा है। ये सुनकर सिया उससे बहुत इंस्पायर हो रही होती है कि तुमने अपनी आइडेंटिटी कभी शो नहीं की। वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। सिया का ड्राइवर उसे लेने आ जाता है। वो उसे भी कहती है मैं
तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन वो नहीं जाती। लेकिन यहाँ पे हम वांगशू को देखते हैं जो अकेला रहना चाहती थी। वो अपने मॉम डैड को मिस करके बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। वो यंग फैमिली के वापस आने से काफी ज्यादा परेशान होती है और वहाँ सड़क पर बैठ के ही रोने लगती है। इतने में वहाँ पर मिस्टर शेनये पहुँच जाता है। उसे देखकर वो तो शॉक्ड हो जाती है। शेनये उसे कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, लेकिन वो उससे दूर होती है और कहती है मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली, ये बस थोड़ी सी ड्रिंक थी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज मुझसे नाराज मत होना। वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो। फिर वो उसे हग करने के लिए कहता है। वो उसे देखती है और जल्दी से उसके गले लग जाती है और रोने लग जाती है। वो कहता है तुम यह फैमिली की वजह से काफी डिस्टर्ब होना, चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। फिर वो उसे ब्रिज पर लेकर आता है और वहाँ पर फायरवर्क्स हो रहे होते हैं जो उसने स्पेशल उसके लिए अरेंज किए होते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है कि ये बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। वो उससे कहता है क्या तुम्हें पता है फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें इसी जगह पर देखा था, ये जगह मेरे लिए काफी स्पेशल है। वो उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम मुझसे ले सकती हो, मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, अगर तुम्हें स्टार्स भी चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी ला के दे दूंगा, तुम खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो जल्दी से उसे हक कर लेती है और फूट फूट के रोने लग जाती है। वो उसे चुप कराने लगता है। उसके बाद वो उसे घर लेकर जाने लगता है। उसके बाद वो स्लीप होकर गिरने लगती है तो वो उसे कहता है मैं तुम्हें कैरी कर लेता हूँ। वो उसे अपने बैग पे बैठने को कहता है तो वो कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ जो मैं इस तरह बैठूं। तो वो कहता है मेरे लिए हमेशा तुम लिटिल प्रिंसेस रहोगी। वो जल्दी से उसकी बैग पर चढ़ जाती है और कहती है कि तुम मुझे स्पॉइल कर रहे हो, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी इस तरह का ट्रीटमेंट देते हो। वो उसे कहता है ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो कहती है इसका क्या मतलब है। वो कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं। वो गुस्से में आकर वांगशू को कहता है कि तुमने वो वीडियोस फ्रेम की थी क्योंकि शॉ उसे अपनी बातों में फंसा चुकी थी। वो उसे कहती है तुम अब भी उस पर विश्वास कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो, हम गलती से उस स्टोर में मिले थे, तुम भी ये बात जानते हो। वो कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में अच्छा से पता है, अब प्रिंटेड करने की जरूरत नहीं, तुम शॉ से जेलस हो क्योंकि मैं उसका हो चुका हूँ। इस बात से तुम काफी डिस्टर्ब दिख रही हो, इसलिए तुम ये सब कुछ ट्रिक कर रही हो। इतने में वहाँ पे कार आके रुकती है और मास्टर शेनये उसके अंदर से निकलता है और जाकर वांगशू के पास खड़ा हो जाता है। चेंग कहता है मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो उससे कहता है वांगशू के स्कूल का टाइम है, तुम्हें यहाँ इसके पास नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये जो पोजीशन है तुम किसकी वजह से एंजॉय कर रहे हो, ये सब मेरी वजह से है। आज के बाद तुम वांगशू के क्लोज भी मत आना, नहीं तो तुम्हारे हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वांगशू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वांगशू उससे पूछती है क्या तुम इसे जानते हो। तो वो उसे बताता है कि एक्चुअल में इसके फादर मेरी कंपनी में पार्टनर्स हैं, तो इसलिए वो मुझे अंकल बुला रहा था। वो उसे कहती है कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुम हैंडसम हो। इस बात से वो काफी ब्लश करने लगता है और उसके क्लोज होता है। वो कहती है इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो उसे कहता है क्लास को लेट हो रहा है, तुम्हें जाना चाहिए, और खुश होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चैंग अपने फादर से इसी बारे में डिस्कस कर रहा होता है, जहां उसके फादर कहते हैं हमें हर हाल में ये प्रोजेक्ट चाहिए, आज इस प्रोजेक्ट को अप्रूव होना होगा। फिर वो लोग मीटिंग में जाते हैं जहां पर मास्टर शेनये आ जाता है। अब वो कहता है कि जो अच्छे से प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेगा उसे ही चांस मिलेगा। फिर वो यहाँ पर चैंग को कहता है कि तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, लेकिन वो जैसे ही स्क्रीन पे समझाने लगता है तो वो वहाँ पर उसकी कल रात की पर्सनल वीडियो प्ले होने लगती है। सब लोग उस सीन को देखकर हैरान हो जाते हैं। डैड काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसकी इंसल्ट हो रही है और यहाँ पे सब लोग कहने लग जाते हैं कि इसकी फियांसे को पता चलेगा तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब मास्टर शेनये ने किया होता है क्योंकि वो वांगशू को तंग कर रहा था। तो वो कहता है तुमने हमें यही प्रोजेक्ट दिखाना था क्या, जहाँ पर डैड माफी मांगने लगते हैं। वो डैड को एक्सप्लेन करता है लेकिन थप्पड़ खा लेता है और कहता है तुम्हारी वजह से
मेरी बहुत इंसल्ट हुई। फिर वो मीटिंग रूम से जैसे ही बाहर जाता है, बाहर शाओ ने उसके लिए थप्पड़ तैयार किया होता है, उसे थप्पड़ पड़ता है। वो उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो? तो वो उससे कहती है कि तुम्हारी ये वीडियो वायरल हो चुकी है और तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम मेरे पीछे ये सब कर रहे थे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कहता है कंपनी में सब लोग देख रहे हैं। वो उसे मारने लगती है। अब चैंग भी इस ड्रामा से तंग आता है और उसे छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ सिया उनकी लड़ाई की वीडियो जो कि वायरल होती है वो दिखाने लगती है। वांगचू ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो खुशी से उस वीडियो को बैठ के देखती रहती है और स्नैक्स एंजॉय करती रहती है। उसे बहुत मजा आ रहा होता है। इतने में वहाँ पे मास्टर शेन पहुँच जाता है। वो जल्दी से अपने स्नैक को हाइड करने लगती है। वो उसे कहता है कि हाइड करने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम फिर से जंक फूड खा रही हो। वो कहती है मैं सच कह रही हूँ, आज काफी दिनों बाद मैंने इसे खाया है। वो उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है और उसके होठों को साफ करने लगता है। वो उसे डर जाती है और कहती है प्लीज मुझसे नाराज मत होना। वो उसे कहता है कि ज्यादा मत खाना। वो कहती है ये चिप्स मुझे बहुत पसंद है, तुम इन्हें खा के तो देखो, ये बहुत डिलीशियस होते हैं। और फिर उसे खिलाने लगती है। वो हैरत से उसे देख रहा होता है। बाहर असिस्टेंट आती है और ये सब देखकर हैरान होती है और मन में सोचती है कि क्या सीईओ की बेटी भी थी, मुझे इस बारे में नहीं पता था। दूसरा असिस्टेंट आता है और कहता है तुम ये क्या कह रही हो? तो वो कहती है कि सीईओ ऑफिस में अपनी बेटी के साथ है। वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो उसकी बेटी नहीं है। वो कहती है लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि वो छोटी सी बच्ची उसकी बेटी लग रही है और सीईओ ऐसा लग रहा है अपनी बेटी के साथ खुश है। वो उसे कहता है अगर सीईओ ने सुन लिया ना तो तुम्हें यहाँ से फायर कर देंगे, बेहतर है इसी में आप कुछ ना बोले। वो उसकी फैमिली मेंबर है। इधर शेन ये स्नैक खाते हुए डिस्टर्ब हो रहा होता है क्योंकि वो उसके काफी क्लोज थी तो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा होता। वो उसके कानों को पकड़ती है और कहती है ये इतने रेड क्यों हो रहे हैं? वो उसे रोक देता है और उसे कहता है वांगचू तुम्हें पता है ना मैं एक मैन हूँ, तुम इस तरह मुझे कैसे टच कर सकती हो? लेकिन वो फिर भी उसे टच करने लगती है तो वो उसे अपने से क्लोज कर लेता है। तो वो डर से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगी। फिर वो जल्दी से मास्टर सेनये को ये जताती है कि वो काफी उसे नींद आ रहा है। मास्टर समझता है कि वो काफी थक चुकी है। वो उसे कैरी करके लेकर जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वांगचू बात लेकर आती है और काफी टायर्ड फील कर रही होती है, जिसपे मास्टर चैन उससे पूछता है कि तुम इरिटेट लग रही हो, क्या हुआ? जिस पर वो बताती है कि मुझे ये फैमिली की तरफ से कॉल आई है, वो मुझे डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं, मुझे इनका कोई पर्पस लगता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं उनका पर्पस पता करना चाहती हूँ। ये मेरी स्टेप सिस्टर ने कुछ न कुछ जरूर किया है मुझसे बदला लेने के लिए, तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टेप सिस्टर मॉम बैठे होते हैं। स्टेप सिस्टर रो रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा ह्यूमिलेट हुई होती है। तो उसकी मॉम उससे समझा रही होती है कि तुम फिक्र मत करो, हम वांगचू से इसका बदला लेंगे। वो उसे समझाती है कि तुम चैंग को मना लो, चैंग एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा और वांगचू के आगे पीछे कोई नहीं है। तो मैं उसकी शादी अपनी मर्जी से ओल्ड मैन से करवा दूंगी जो काफी वेल्दी है, जो हमें काफी ज्यादा अमाउंट देगा और हम उसका यूज करेंगे। यहाँ पर हम वांगचू को देखते हैं, वो डिनर पार्टी में जाती है। वहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है जो कि काफी वेल्दी होता है, उसका नाम मिस्टर लू होता है और वो लोग मिस्टर लू से ही वांगचू की शादी करवाना चाहते हैं। आज स्टेप मॉम काफी स्वीट एक्ट कर रही होती है। यहाँ पर ग्रैंडफादर बताता है कि वांगचू की एज 20 साल है। वो ओल्ड मैन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड भी कि इतनी कम एज की लड़की उसे मिल रही है और वो बिजनेस के प्रॉफिट की बात करने लगता है। वांगचू जानबूझकर शाओ के फियांसे की चीटिंग की बात करती है। ग्रैंडफादर उसे डांटने लगता है कि तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए। वो कहती है कि सब लोग ये बात कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती? इसकी वजह से एक बड़ा सा सीन क्रिएट हुआ है। मदर कहती है यह फैमिली का डिनर है, पार्टी है, मैं तुम्हारे लिए काफी परेशान थी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इस बिजनेसमैन को सिलेक्ट किया है। वो कहती है ये मेरी फादर की एज का है, मैं इससे शादी कैसे
कैसे कर सकती हूँ। वो उससे कहती है ये काफी वेल्दी है, तुम्हारा फ्यूचर सेट हो जाएगा। वो उससे कहती है अगर ऐसा है तो आप अपनी बेटी की ही इसे शादी करा लो ना। इस बात से वो गुस्सा करने लगती है। फिर वांगचू कहती है वैसे आप अपनी बेटी का नहीं बल्कि आप शादी कर लो, आप भी एक सिंगल हो और ये आपकी एज का भी है। ग्रैंडफादर जल्दी से मिस्टर लू से माफी मांगने लगते हैं कि वो इस तरह बातें करती है, तुम इन बातों को इग्नोर करना। तो वो कहता है मुझे ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती है, आप फिक्र मत करो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। और फौरन से मान जाता है शादी के लिए। अब वो उसे अपनी दौलत दिखाने लगता है कि ऑक्शन से उसने कितना महंगा ब्रश लिया था, वो उसे गिफ्ट करेगा और उसके साथ चिपकने की कोशिश करता है। वांगचू चुटकी बजाती है। वेटर अंदर एक नेकलेस लेकर आता है जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। वो लोग तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उसकी प्राइस बताती है 100 मिलियन। ये सुनकर सिस्टर कहती है कि ये फेक ब्रांड का लग रहा है, ये ओरिजिनल नहीं लग रहा। वो उससे कहती है वैसे आपको एक बात बता दूं, जो आपके ब्रेसलेट पहना हुआ है ये फेक है, झूठ मत बोलो। वो उससे कहता है तुम्हें कैसे पता। वो उससे कहती है मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ, फिर आपकी इज्जत क्या रहेगी। और फिर वो उससे कहती है कि आप अपनी एज देखो, आपको शर्म आनी चाहिए, मैं 20 इयर्स की हूँ, आप मेरे फादर की एज के हो, मैं आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ये सुनकर उसे गुस्सा आने लगता है। वांगचू ग्रैंडपा को कहती है कि आप स्टेप मॉम की बातों में आके मुझे इस तरह बेच नहीं सकते हो। लू फैमिली पे गुस्सा करने लगता है, वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तो स्टेप मॉम बाहर जाती है। वो उससे कहता है तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। वो उससे कहती है तुम गलत समझ रहे हो, तुम उसका फायदा उठा सकते हो, वो लड़की तेज बहुत ज्यादा है, वो बस प्रोवोक कर रही है, लेकिन हम उसे ट्रिक करेंगे और तुम्हारे जाल में फंसाएंगे। वो उससे कहता है कि अगर वो मुझे मिल जाएगी तो जितना वैसा तुम लोग कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। वो उसे कहती है तुम फिक्र मत करो और फिर उसे कान में कुछ कहती है जिससे मिस्टर लू बहुत खुश हो जाता है। अब उन्होंने प्लान यही बनाया होता है कि मेडिसिन वांगचू को देना है। शो जा रही होती है मेडिसिन लेके, लेकिन उस पर कोई अटैक करता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर लू अपने होटल के रूम में जाते हैं। वो अपने बेड पर लड़की को देखकर समझ जाते हैं ये वांगचू है। फिर वो ये देखकर एक्साइटेड होता है। स्टेप मॉम इंतजार कर रही होती है कि अंदर से शोर की आवाज आए। अंदर हम देखते हैं कि मिस्टर लू शियो के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। वो डर जाती है और कहती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। स्टेप मॉम बाहर से खुश हो रही होती है कि मेरा काम हो चुका है। वो डोर ओपन करके अंदर जाके देखती है, लेकिन उसकी ही अपनी बेटी वहाँ होती है। यह देखकर उसकी जान सी निकलने वाली होती है और कहती है तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, ये ऑलरेडी मेरी बेड पर थी। वो बहुत ज्यादा डरने लग जाती है। मिस्टर लू कहता है तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, वांगचू की जगह तुमने जाओ को भेज दिया वहाँ पर। अब हम देखते हैं कि चैन भी आ जाता है। चैन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे धोखा दे रही हो, उस दिन तो तुम मुझसे लड़ रही थी, तुम होटल में लू के साथ क्या कर रही हो। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे थप्पड़ मारता है, उसकी बात का विश्वास नहीं करता है और कहता है कि आज के बाद मेरे सामने मत आना, और वहाँ से निकल जाता है। मिस्टर लू और स्टेप मॉम आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। स्टेप मॉम परेशान हो जाती है, बाहर जा रही होती है। वांगचू उसका वेलकम करती है और कहती है कि काफी बैड मूड लग रहा है क्योंकि तुम्हारे हाथों से चैंग जो निकल गया। अब तुम क्या करोगी, मेरी शादी कराने आई थी, तुम्हारी खुद की बेटी की शादी टूट गई। जब किसी के बारे में बुरा सोचा जाए उसके खुद के साथ बुरा हो जाता है। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है जहाँ मास्टर शेन्ये उसका वेट कर रहा होता है। वो हैरान होकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो कहती है मैंने खुद से बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली और उसे हैंडल भी कर लिया। वो उससे कहता है कि तुमने चैन को भी यहाँ बुला लिया था, वो लोग जो तुम्हारे साथ करना चाह रहे थे वो खुद उस प्लान में फंस गए। वो कहती है लेकिन तुम तो बिजनेस ट्रिप पे जा रहे थे। वो कहता है कि मैं जल्दी आ गया था। इतने में असिस्टेंट आती है और कहती है आपकी जगह मैंने मैनेजर को बिजनेस ट्रिप पर भेज दिया था और वो मीटिंग सक्सेसफुल हुई है। वांगचू समझ जाती है कि वो उससे बहाना बना रहा था, एक्चुअल में वो तो उसके केयर करने के लिए होटल के बाहर था। वो हंसने लगती है और कहती है कि तुम मेरी कितनी ज्यादा केयर करते हो, तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी इसलिए तुम नहीं गए। वो जाने लगता है तो वो उसके पीछे पीछे जाती है। वो रुक जाता है तो वो उससे कहती है रुको, क्यों? तो वो कहता है तुम भूल गई, मेरे हाथ में हाथ डालकर मेरे साथ चलो। वो कहती है कितनी दफा बताऊं मैं, अब बच्ची नहीं हूँ मैं। वो कहता है चाहे जो भी हो तुम मेरे लिए एक बच्ची ही हो। उसके बाद वो उसे केयरफुली कार
कार में बिठा आता है। इतने में उसे सिया का मैसेज आने लगता है। वो कुछ हैंडसम मॉडल की पिक्चर्स उसे सेंड करने लगती है और कहती है ये मॉडल कितना हैंडसम है, जिसे वांगचू भी शौक से देख रही होती है जूम इन करके। ये सब कुछ दूर बैठा शेन्ये देख रहा होता है और काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है। वो उसका सेल फोन छीन लेता है और उन्हें देखने लगता है। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है ये लड़का कौन है, क्या तुम इसे डेट कर रही हो? वो उसे कहती है जी नहीं, ये एक सेलिब्रिटी है, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ, लेकिन ये काफी गुड लुकिंग है। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें इस तरह के लड़के पसंद है, क्या मैं इन जैसा नहीं दिखता? तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। वो उसे कहता है तुमने तो कहा था मैं सबसे ज्यादा हैंडसम हूँ। वो कहती है तुम हैंडसम तो हो, लेकिन ये लड़के ज्यादा यूथफुल है। तो वो उससे कहता है कि क्या वाकई तुम्हें ये यंग बॉयज पसंद आते हैं? तो वो कहती है ऑफ कोर्स। फिर वो जल्दी से अपनी बात को टालती है और कहती है ऐसा नहीं है। वो कहता है इसका मतलब मैं तुम्हें ऑर्डिनरी लगता हूँ। और वो उन सब पिक्चर्स को गुस्से से डिलीट करके वहाँ पे सेलफोन रख के बाहर चला जाता है। वो बहुत परेशान होती है और असिस्टेंट को कहती है मैंने ऐसा गलत क्या कहा, जिस पर सेक्रेटरी कहती है कि एक्चुअल में उनका मूड इसलिए ऑफ है क्योंकि आजकल वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं और वो काफी थके हुए हैं। देन यहाँ पर हम देखते हैं मास्टर शेन्ये डिनर कर रहा होता है। जैसे ही वांगचू आती है तो वो चेयर अपने साथ कर लेता है, यह सोचकर कि वो उसके साथ बैठेगी, लेकिन वो दूर बैठ जाती है ये सोच के कि वो शायद काम की वजह से काफी डिस्टर्ब है, तो मुझे उसे स्पेस देनी चाहिए। वो अपना प्लेट उठाकर साइड पे हो जाती है। वो कफ करने लगता है और उसकी अटेंशन गेन करने के लिए वो अलग अलग हरकतें करता है, लेकिन वो तो उसे देख भी नहीं रही होती। वो गुस्से से ड्रिंक भी करने लग जाता है। वो चुपचाप अपने फूड को एंजॉय करती है। अब तो उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो ग्लास नीचे गिरा देता है कि वो कुछ बोलेगी, बट वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। इस बात से वो और इरिटेट हो जाता है और उसे पानी पीता देख उसे गिलास छीन लेता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। वो इस बात से और ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वहाँ से आखिरकार चला जाता है। वांगचू परेशान हो जाती है कि आखिर इसे क्या हो गया है, ये ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। इतने में मेड आती है। मेड कहती है कि आज तक मास्टर को इस तरह की हरकतें करते हुए नहीं देखा है, तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, एक्चुअल में शायद वर्कलोड बहुत ज्यादा हो चुका है जिसकी वजह से उनका मूड ऑफ है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो कहती है बात कुछ और लग रही है, वर्कलोड तो हमेशा से रहा है, मास्टर शेन्ये कुछ चाइल्डिश एक्ट कर रहे हैं। वो कहती है हाँ मैं भी ये नोटिस कर रही हूँ, लेकिन हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा अपसेट हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं वो काफी कंफ्यूज होता है और अपने फ्रेंड को बुलाता है। वो उससे कहता है मुझे अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही है। कुछ दिनों पहले वो लड़की मुझे बोल रही थी कि मैं उससे बहुत ज्यादा हैंडसम लगता हूँ और आज दूसरे मॉडल की पिक्चर्स देख रही थी और कहती है कि मुझे बॉय ज्यादा पसंद आता है। वो कहता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे एज में काफी छोटी है इसलिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है? वो उसे कहता है लेकिन तुमने तो मुझे कभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया, क्या तुम्हारी वाकई में कोई गर्लफ्रेंड है? शेन्ये उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, वक्त आ चुका है कि वो लड़की मुझे पसंद करने लग जाएगी। वो उसे कहता है क्या उसने तुम्हें कन्फेस किया है? जिस पर वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। वो कहता है कि फिर तुम्हें कैसे पता? जिस पर वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। वो कहता है फिर तुम्हें कैसे पता वो तुम्हें लाइक करती है? वो उसे कहता है क्योंकि हम दोनों बहुत अरसे से साथ हैं, यकीनन उसे मुझसे प्यार हो चुका होगा, लेकिन वो शायद फील कर रही होगी, लेकिन उसने मुझे कुछ दिनों पहले हार्ट मैसेज सेंड किए। देन वो उन मैसेजेस को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तुम लगता है पागल हो चुके हो, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार करती है। मॉडर्न वर्ल्ड में इसका मतलब यह नहीं है, ये सोशल चैटिंग का जमाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे प्यार करते हो, तुम्हें इसके मीनिंग ही समझ नहीं आई। अब वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वांगचू के पास जाता है और मन में सोचने लगता है मैं खुद से बहुत सी चीजें सोच बैठा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि तुम मुझसे 10 साल छोटी हो, तुम एक यंग गर्ल हो जिसके लिए ये सब कुछ चीजें नॉर्मल है। नॉर्मल वांगचू तुम डर चुकी हो, लेकिन तुम्हें क्या पता मैं कितना डर रहा हूँ तुम्हें खोने से। वो उसकी बहुत क्लोज आ जाता है, उसे कंट्रोल नहीं होता, आखिर वो उसे किस करने लग जाता है। तभी वांगचू जग जाती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ आती हूँ। वो उसे डर के कहता है प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। वो हैरान होती है कि इसे क्या हो गया है, ये
ऐसा क्यों कर रहा है। वो उससे कहती है तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही मैं तो जस्ट तुम्हें तुम्हारी रूम में छोड़ने की बात कर रही हूँ। वो उससे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। वो हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं सो सकता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। और उसे जल्दी से गले लगा लेता है और कहता है क्या तुम मुझसे डर रही हो। तभी यहाँ पर ठंडर होने लगती है। तो वो कहता है मुझे ठंडर से बहुत ज्यादा डर लगता है और साथ में बरसात से भी। तो वो उसे कहती है ठीक है तुम डरो मत, मैं आज रात तुम्हारा ख्याल रखूंगी। एंड उसके बाद वो जब सो जाता है तो उसकी काफी पिक्चर्स क्लिक करती है और कहती है कि क्लोज पिक्चर्स में तुम कितने क्यूट लग रहे हो, बहुत मुश्किल से मौका मिला है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्निंग में उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि मास्टर शेन ये बेड पर नहीं होता। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद वो नीचे जाके देखती है मास्टर शेन ये अपना वर्क कर रहा होता है। वो उसके पिक्चर्स देख रही होती है और नीचे आके अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। मास्टर शेन ये उसके साथ आके बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें रात के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है और उसकी केयर करने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें पहले तो डर नहीं लगता था, लेकिन अब तुम क्यों डर रहे हो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डर लगे तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम पर नहीं हंसूंगी। मेड भी हैरान होती है कि ये कब से डरने लग गया। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो काफी नर्वस होने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। यहाँ हम वांगचू को देखते हैं, वो जा रही होती है तो कुछ लोग वैन से उतरते हैं और उसके पास आते हैं। वो समझ जाती है कि उसके स्टेप सिस्टर ने इन्हें भेजा होगा। वो उनसे अच्छे से फाइट करती है और उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो लोग डर जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं कि वो उसे छोड़ दे, वो उसे तंग नहीं करेंगे। वो उससे कहती है कि जिसने तुम्हें भेजा है वापस से उसके पास जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं श्याओ उन लोगों पे गुस्सा करने लगती है, तुम किस तरह के गुंडे हो, तुम उस लड़की को कुछ भी नहीं कर सके। यहाँ पे हम वांगचू को देखते हैं। वो मन में सोचती है कि मैं इस बारे में मास्टर शेन्ये को नहीं बताऊंगी। मास्टर शेन्ये उसे जाता देखता है और उससे कहता है इधर आओ, मेरे पास आके बैठो। वो उससे कहता है तुम डिस्टर्ब लग रही हो। वो उसे कहती है एक्चुअल में मैं इसलिए डिस्टर्ब हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट टॉय खरीदने गई थी, क्योंकि तुम बहुत डरते हो ना। मेड यह सुनकर हंसने लगती है मास्टर शेन्ये को देखकर। मास्टर शेन्ये इम्प्रेस फील करता है और कहता है क्या मैं बच्चा हूँ जो एक डॉल के साथ खेलूंगा। वो कहती है अगर फिर से कल तुम मेरे रूम में आए तो मैं क्या करूँगी। तो वो कहता है तो मुझे गले लगा लेना। वो शॉक्ड होकर उसे देखती रहती है। वो कहती है कि उस टॉय को पकड़ने से तो बहुत बेहतर है मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं। वो ये बात सुन के घबराने लगती है और कंफ्यूज होने लगती है। उसके बाद हम रात को देखते हैं मास्टर शेन्ये को जो पिलो लेकर आता है। वांगचू उसे हैरत से देखने लगती है। वो उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके लेट जाता है। ये देखकर वो कहती है यह तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ नहीं सो सकते हो। वो उससे कहता है तुमने खुद ही तो मुझे सुबह कहा था मुझे जब डर लगे मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। वो उससे कहती है लेकिन ये कुछ अजीब लग रहा है। वो कहता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो उससे कहती है तुम ठीक तो हो ना। वो उससे कहता है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। वो मन में सोचती है मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। इतने में बाहर वापस से ठंडर देखकर वो फिर से डरने लगता है। तो वो परेशान होती है और उससे कहती है कि ठीक है तुम मेरे साथ सो सकते हो, तुम फिक्र मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें अब यहाँ से नहीं जाने का कहूँगी। वो जल्दी से खुश हो जाता है और उसके साथ लेट जाता है। वो उसे सुलाते सुलाते खुद ही सो जाती है और उसे सोया हुआ देखकर वो कहता है कि ये इतनी जल्दी कैसे सो सकती है और वो भी इतने आराम से। फिर वो उसे किस करके उसके साथ ही सो जाता है। मॉर्निंग में वो उठ के जाने लगता है तो वांगचू उसे हक कर लेती है। तभी वो उसके हाथ के चोट को देख लेता है और उसे बैंडेज लगा रहा होता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो उससे कहता है तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, आखिर क्या हुआ था। तो वो कहती है छोटी सी तो इंजरी है, इसके बारे में क्या बताऊं, यह खुद ही सही हो जाएगी। वो कहता है तुम अपना केयर बिल्कुल भी नहीं करती हो और मुझे हर बात के बारे में बताया करो। वो कहती है तुम बिजी थे। वो उससे कहता है मैं चाहे जितना भी बिजी हूँ फिर तुम्हें हर बात बताना चाहिए था। वो कहती है शाओ मुझसे उलझने की कोशिश कर रही थी। तो वो कहता है इस मैटर को मैं
अब खुद देखूंगा। और अपने असिस्टेंट को कहता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने वांगचू को परेशान करने की कोशिश की। तुम ऐसा करो, इन्हें ब्लैक लिस्ट करवा दो। वो कहता है मैं इस बारे में सारी जानकारी आपको देता हूँ। देन यहाँ पर हम मास्टर शेनगे को देखते हैं। वो घर में आता है तो देखता है कि वो मजे से एप्पल खा के टीवी देख रही होती है और उसे इग्नोर कर रही होती है। तो वो जाके कुकिंग करने लगता है और देखता है अभी तक उसने उसे नहीं देखा। वो गुस्से से नाइफ से अपनी फिंगर कट कर लेता है। यह देखकर वांगचू जल्दी से भाग के आ जाती है और देखती है कि उसके हाथ से ब्लड आ रहा है। वो उसके लिए काफी वरी होने लगती है। वो बहुत खुश होता है कि वो उसकी केयर कर रही है और मेडिसिन बॉक्स ले जाती है और मेडिसिन अप्लाई करने लगती है। उसे अपनी केयर करता देख वो बहुत खुश हो रहा होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो उससे कहती है कि अब तुम अपनी केयर करना और इस बैंडेज को गीला मत करना। तो वो कहता है लेकिन मैंने अभी तक शॉवर नहीं लिया है। वो उसके लिए बात प्रिपेयर करती है और उसे बुलाती है। उसके बाद वो जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं अपने बटन कैसे खोलूं, तुम मेरी हेल्प करो। तो वो उसकी हेल्प करने लगती है, लेकिन जब वो पेट तक पहुंचती है तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो मन में सोचती है ये अच्छा नहीं होगा। उसे बार बार उस नाइट की बातें याद आ रही होती हैं और वो डर से पीछे हो रही होती। इतने में वो स्लिप होने लगती है और बाथटब के अंदर गिरने वाली होती है, लेकिन इतने में ही मास्टर शेनगे उसे बचा लेता है और वो डर के भागने लगती है। तो वो उसे रोकता है और कहता है तुम इतना डर क्यों रही हो। तो वो कहती है नहीं, मैं डर नहीं रही। वो मन में सोचती है कि वाकई मास्टर शेनगे मेरी इस बिहेवियर से एम्बेरसमेंट फील करेंगे। तो वो जल्दी से बहाना बनाती है कि उसे लेट हो रहा है। वो फिर जाने लगती है। वो उसे रोक लेता है। वो कहता है तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, ये देखो ये फिर से गीला हो चुका है। तो वो कहती है ठीक है, मैं मेडिकल बॉक्स लेकर आती हूँ और फिर से उसे पट्टी लगा देती है और फिर कंफ्यूज होके वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो काफी खुश होता है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे ड्रिंक पर बुलाता है और बस अपनी उस फिंगर को देखे जा रहा होता है। उसका फ्रेंड आता है। वो उससे डिस्कस करता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी फीलिंग लेस उस लड़की को किस तरह समझाऊं। जिस पर वो कहता है तुमने अभी तक उसे कन्फेस नहीं किया। वो कहता है कि वो मुझसे डरती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है और मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरी एज उससे बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझसे डरती है। वो उससे कहता है तुम्हें थोड़ा रोमांटिक होना पड़ेगा, उसे गिफ्ट देने पड़ेंगे, उसके बाद देखना कोई लड़की भी फिर तुमसे दूर नहीं होगी। इस पर वो उससे कहता है मैं उसे रोजेस गिफ्ट देता हूँ और ब्रांड के सबसे एक्सपेंसिव आइटम। इसके अलावा उसके नाम पे मैंने काफी स्टोर्स भी ओपन किए हैं और उसे प्राइवेट जेट भी गिफ्ट में दिया है। फिर उसका दोस्त कहता है तुम्हें उसे लेटर लिखना चाहिए। मॉर्निंग में वांगचू को एक पार्सल रिसीव होता है। उसकी फ्रेंड सिया ने उसके लिए भेजा होता है। इतने में वहाँ पर मास्टर शेनगे आता है। वो उस पार्सल को खोलती है तो वो एक नाइट ड्रेस होता है जो कि काफी रिवीलिंग होता है। ये देखकर मास्टर शेनगे हैरान होने लगता है और उससे पूछने लगता है कि ये क्या है। वो काफी कंफ्यूज हो जाती है। नर्वस होके कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और उस ड्रेस को लेकर वहाँ चली जाती है। उसके बाद वो सिया को कॉल करती है और उससे नाराज होने लगती है। तो वो कहती है इसी तरह से तुम मास्टर शेनगे को सेट यूज कर पाओगी और वो तुम्हारे क्लोज आएंगे। उसके बाद मास्टर शेनगे उसे इसी बारे में क्वेश्चन करने के लिए जाता है। वो नर्वस होके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसके पीछे से हक कर लेता है। वो उसे कहता है क्या तुम ये ड्रेस पहन के मुझे दिखाना चाहती हो, और उसे टच करने लगता है। वो उसे कहती है प्लीज मुझे इस तरह टच मत करो। वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी और वो उसके क्लोज आने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो उसे अपने रूम में चली जाती है। मास्टर शेनगे हैरान होता है। फिर शेनगे देखता है वांगचू उसके रूम में वही नाइट ड्रेस पहन कर आई है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगचू जाके चेक करती है तो वो काफी हॉट हुआ होता है। शेनगे उसे देखकर हैरान होता है और हमें पता चलता है ये एक्चुअल में रात का सपना था। वो उसके लिए वरी होने लगती है कि कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं हुआ है। वो उसे अपने क्लोज कर लेता है तो वो देखती है कि उसे नोज ब्लीडिंग हो रही है। वो उसके लिए
वरी होती है, लेकिन वो जल्दी से वॉशरूम चला जाता है। इवन कि वो ब्रेकफास्ट में भी उसे ज्वाइन नहीं करता है। तो यहाँ पर बॉडीगार्ड भी हैरान होता है और हंसने लगता है। वांगचू कहती है पता नहीं मास्टर शेनये को क्या हो गया है। अब हम देखते हैं शेनये को फीवर हो गया है, जिस वजह से वांगचू उसकी चिंता करने लगती है। शेनये को तो बहाना मिल जाता है, तो अपने पास से उसे जाने भी नहीं दे रहा होता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरे साथ रहो। वो उससे प्रॉमिस लेता है कि वो उसे छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन मॉर्निंग में वो देखता है कि वांगचू उसके साथ नहीं है। फिर वो उठ के बाहर आता है और यहाँ हमें पता चलता है वांगचू ने उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया होता है। मास्टर शेन को आता देखकर वो उसे छुपाने लग जाती है, तो मेड आके बताती है कि वो तुम्हारे लिए मेहनत से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। वो उसे कहती है लेकिन ये ठीक नहीं बना, लेकिन वो जबरदस्ती उन्हें खाने लगता है। वो उसे समझाती भी है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वो कहता है मुझे ये बहुत पसंद आया। वो काफी एक्साइटेड होता है कि तुमने मेरे लिए पहली दफा ब्रेकफास्ट बनाया है। वो जाने लगती है तो उसे रोक के चेरी खिलाता है और उसके साथ खुद उसके माउथ से चेरी को शेयर करने लगता है। वो काफी कंफ्यूज हो जाती है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्टेप सिस्टर और मॉम को पता चल जाता है कि वो मास्टर शेन के साथ है। उनसे ये बात हजम नहीं होती। वो वांगचू से कॉल करके बात करती है कि हमें तुमसे बात करनी है। वो उनसे बात करने पे मान जाती है। मास्टर शेन उससे कहता है कि इसके ट्रिक में मत आना, तो वो कहती है तुम बेफिक्र रहो। उसके बाद हम देखते हैं वो उसे फिर से रोकता है और उससे प्रॉमिस लेता है कि तुम मेरा इसी तरह ख्याल रखोगी, और वो ये प्रॉमिस कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं वांगचू अपनी स्टेप मॉम से मिलने जाती है, जो पहले तो इनोसेंट बन रही होती है, लेकिन जब वांगचू उनकी फैमिली की हेल्प करने से मना कर देती है तो वो अपने रंग दिखाने लगती है और उसे ये एक्सपोज कर देती है कि उसके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट में जो डेथ हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है। वो एक्सीडेंट उसने करवाया था। वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त मास्टर शेन ये शॉवर लेकर आता है। उसने अपने बटन ओपन किए होते हैं क्योंकि ये भी उसका एक ट्रिक था, लेकिन यहाँ पर अब सच में वांगचू उसे अट्रैक्ट हो रही होती है और उससे कहती है कि आपको अपने बटन लगाने चाहिए। आजकल आप काफी रिवीलिंग ड्रेस पहन रहे हो। मास्टर समझ जाता है कि वो उसे अट्रैक्ट हो रही है। वो बहाने से उसे कहता है कि मेरे बटन लगा दो। वो बटन लगाने लगती है तो वो उसके हेयर्स को टच करता है, तो वो उसे कहती है प्लीज मुझे टच मत करो। तो वो जल्दी से वाइन उठा लेता है। फिर वो उसे कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि बटन लगाने के बहाने से तुम मुझे टच कर रही हो। वो बहुत कंफ्यूज होती है और कहती है ऐसा नहीं है, और इतने में वो वाइन उसके ऊपर गिर जाता है। उसे देखकर वो और ज्यादा कंफ्यूज होती है। वो उठ के जाने लगती है, लेकिन मास्टर शेन ये उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे उन दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है। मास्टर शेन ये कहता है अगर तुम्हें किस ही करनी थी तो ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें वैसे ही किस कर लेता। वो कहती है तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक एक्सीडेंट था। वो उसे फिर जबरदस्ती किस करने लगता है और वो भी इसे क्लोज होने लगती है। मास्टर समझ जाता है कि फाइनली वो उसे एक्सेप्ट कर रही है और फिर वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं साथ में। मॉर्निंग में वांगचू से बस देखती रह जाती है कि ये कितना हैंडसम है। तभी शेनये जंग आ जाता है। ये देखकर वो उठ के जाने लगती है। वो काफी शाय फील करती है, लेकिन शेनये फिर से उसके क्लोज होने लगता है और उसकी नेक को चेक करता है और कहता है हर जगह मार्क्स हैं, मैं मेडिसिन अप्लाई कर देता हूँ। वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है। वो फिर से उठ के जाने लगती है तो वो उसे बैक से हग कर लेता है और कहता है कि मुझे मेडिसिन अप्लाई करने दो, और मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। इतने में डोर नॉक होता है और मेड बताती है कि वांगचू के ग्रैंडफादर और उसकी मदर आई हैं। तो वो कहता है मैं नीचे जाके आता हूँ। फिर वो नीचे जाता है। ग्रैंडफादर मास्टर शेन को सॉरी कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था वांगचू तुम्हारे साथ है, अब हम वांगचू को वापस लेने आए हैं। लेकिन मास्टर शेन ये साफ इनकार कर देता है कि अब ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतने साल से वो मेरे साथ रह रही है, आप लोगों ने उसका पता नहीं किया इतने सालों से। फिर ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो मेरी फैमिली है, मैं उसे वापस लेने आया हूँ। तो शेनये कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं वांगचू को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं सारी जिंदगी उसे सिर्फ प्रोटेक्ट करूँगा। ये बात वांगचू सुन लेती है और बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो उससे प्यार करता है। फिर वो आगे बढ़ती है और ग्रैंडफादर और स्टेप मॉम को कहती है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहती हूँ। वो उसे कहती है मुझे रीजन बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती
कहती है, इतने अरसे से जब मैं घर नहीं आई थी तब तुम लोगों ने कभी मेरा पता करने की कोशिश नहीं की। अब तुम लोगों को मेरा ख्याल कैसे आ रहा है। एंड साथ ही वो रिकॉर्डिंग सुना देती है कि ग्रैंडफादर ये सुन के हैरान होता है कि उसके बेटे को मारने वाली यही वुमेन है। वो उसे मारने लग जाते हैं और साथ ही वो हार्ट अटैक की वजह से गिर जाते हैं। यह सब सुनकर स्टेप मॉम को और गुस्सा आता है और वो बगल में पड़ी नाइफ उठाकर उन पर अटैक करने लगती है, लेकिन मास्टर शेनये और वांगचू साइड हो जाते हैं। फिर वो गार्ड से कहता है, इसे पुलिस के हवाले कर दो क्योंकि एविडेंस भी है। गार्ड उसे लेकर जाने लगता है। वो चिल्लाती रह जाती है और यहाँ पे ग्रैंडफादर एकदम से ठीक होके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। लेकिन वांगचू के आंसू बहने लग जाते हैं। जिस तरह उन्होंने उसे घर से निकाला था, उन्होंने कभी उसे प्रोटेक्ट नहीं किया। साथ में उसे ये भी बात याद होती है कि किस तरह एक ओल्ड मैन के साथ अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए वो उसकी शादी करवाने लगे थे। वो साफ कह देती है कि मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मास्टर शेनये समझ जाता है कि वो उसे माफ नहीं करेगी और गार्ड्स को कहता है, इसे बाहर लेकर जाओ। देन वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पर मास्टर शेनये कहता है, अब तुम ठीक तो फील कर रही हो ना। तो वो जल्दी से उसे हग कर लेती है और उससे कहती है, तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। वो उसे कहती है कि फिर अपनी आंखें बंद करो। वो अपनी आंखें बंद करता है तो वो उसे किस करती है, जिसके बाद मास्टर शेनये तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो उसे बता देती है कि तुमने ड्रिंक कंडीशन में मेरे साथ नाइट स्पेंड किया था, जिसकी वजह से मैं काफी कंफ्यूज थी, लेकिन मैंने जब सुना कि तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं बहुत खुश हुई और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये कह के वो शाय होकर भागने लग जाती है। शेनये तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं आता उसने क्या सुना। बॉडीगार्ड और मेड उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आप ठीक तो हो। वो कहता है, मुझे तो पता भी नहीं था कि हम दोनों ने ऑलरेडी नाइट स्पेंड कर ली। उसे सब याद आने लगता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। उसने कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मेड और बॉडीगार्ड बहुत खुश होते हैं कि फाइनली हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वो भी एक्साइटेड होके उनके पीछे भागते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह ड्रामा यही खत्म होता है।